साथियों नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर बात करते हुए हमें हमेशा इसे बहुवचन के तौर पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत की ज्ञान परंपराएं एक वचन में नहीं, बहुवचन में है। प्रोफेसर गणेश देवी की एक किताब है। उस किताब का शीर्षक है द क्राइसिस विद इन, ऑन नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंडिया। इस बात में वे भारत में विकसित ज्ञान परंपराओं के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि भारत में विकसित ज्ञान परंपराओं की राह में 3 बाधाएं हैं। गणेश देवी अपनी किताब में इन बाधाओं के बारे में कुछ विस्तार से बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उन बाधाओं के बारे में आपको बहुत संक्षेप में जानकारी देने जा रहा हूँ। विस्तार से समझने के लिए आप उनकी इस किताब को पढ़ सकते या पढ़ सकती हैं। प्रोफेसर देवी ने अपनी इस किताब में भारतीय ज्ञान परंपराओं के बारे में 3 बाधाओं, 3 सेटबैक्स को चिन्हित किया है। उनके विश्लेषण के अनुसार पहली बाधा ज्ञान के क्षेत्र के कर्ताओं और ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तु से संबंधित है। यानी कि पहली बाधा का संबंध इस बात से है कि किन्हें ज्ञान का उत्पादक माना जाएगा और किस प्रकार के ज्ञान को ज्ञान की कोटि में रखा जाएगा। यह बाधा बताती है कि भारत में ज्ञान वर्ण व्यवस्था तक सीमित हो गया और इसके चलते भारत की ज्ञान परंपराएं अपनी संभावनाओं के अनुकूल विकसित नहीं हो सकी। वर्णाश्रम व्यवस्था के बाहर पैदा हो रहे ज्ञान को मान्यता नहीं दी गई और उसे विकसित करने के तरीके नहीं खोजे गए। प्रोफेसर देवी के अनुसार भारत में ज्ञान परंपराओं के विकास में दूसरी बाधा यह थी कि भारत में अनेक ज्ञान परंपराओं में इंस्टीट्यूशन बेस्ड सब्जेक्टिव बातों को महत्वपूर्ण माना। इसका नतीजा यह हुआ कि नॉन सब्जेक्टिव यूनिवर्सल नॉलेज भारत की ज्ञान परंपराओं के दायरे से बाहर रहा। भारत में वैज्ञानिक ज्ञान विकास की परंपरा विकसित न हो सकी, बल्कि आज भी भारतीय लोगों का विश्वास वैज्ञानिक ज्ञान की बजाय प्रवचन नुमा व्यक्तिनिष्ठ बातों और मतों पर ही ज्यादा है। अपने कॉमन सेंस या सहज बोध से जो कुछ कह दिया जा रहा है उसे ज्ञान मान लिया गया। जो कहा गया उसकी पद्धति मूलक परख नहीं की गई। इंस्टीट्यूशन बेस्ड बातों को केंद्र में रखने से भारत में उस तरह का ज्ञान विकसित होने या करने में बाधा पहुंची जिसकी तरफ दुनिया तेजी से बढ़ रही थी, जिसे सार्वभौमिक ज्ञान कहा जा सकता है। भारत में विकसित होने वाली ज्ञान परंपराओं को तीसरा झटका उपनिवेशवाद के कारण लगा। उपनिवेशवाद ने भारतीय मानस को कल्चरल एमनीशिया यानी सांस्कृतिक भुलावे का शिकार बना दिया। इसके कारण ज्ञान के संदर्भ में भूतकाल के साथ ऑर्गेनिक रिलेशन यानी जीवंत रिश्ता मुश्किल हो गया। उपनिवेशवादी शासकों ने भारतीयों को यह समझाने की कोशिश की कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी इज्जत की जाए। उन्होंने बताया कि वे भारतीयों को सिखाने के लिए आए हैं। प्रोफेसर जीएन देवी के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के सामने एक बड़ी प्राथमिकता है। उनके अनुसार यह प्राथमिकता नॉन नेगोशिएबल है। उनके अनुसार वह कौन सी प्राथमिकता है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जिन ज्ञान परंपराओं को भारत में स्वीकार नहीं किया गया, अब उन ज्ञान परंपराओं को स्वीकार करने की बारी है। भारत में ऐसी बहुत सी ज्ञान परंपराएं हैं जो वर्ण व्यवस्था के बाहर की है और वर्ण व्यवस्था के बाहर की होने की वजह से उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थी। आरक्षण दे देने मात्र से उनकी उपेक्षा और अपमान की भरपाई नहीं हो सकती, बल्कि उनके जीवन अनुभवों, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं को शिक्षा का विषय बनाया जाना चाहिए। उन तमाम ज्ञान परंपराओं और समुदायों से जुड़े व्यक्तियों को शिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनके बारे में भारतीयों को शिक्षित करना भी अनिवार्य है। भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर जिस तरह के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे भारत के विभिन्न उत्पादक समूहों की उत्पादक ज्ञान परंपराओं की उपेक्षा हुई है। उत्पादक कार्यों की उपेक्षा की वजह से भारत में वैज्ञानिकता का विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर वह तब होता जब भारत उत्पादक ज्ञान परंपराओं को सम्मान देता और उन्हें ज्ञान उत्पादन के केंद्र में रखता। उत्पादक कार्यों में प्रयोग के आधार पर सही गलत तथा उपयुक्त अनुपयुक्त की प्रयोगधर्मी परख हो सकती है। उत्पादक समूहों को हे दृष्टि से देखने की वजह से सब्जेक्टिव ओपिनियन को
प्रमुखता मिली और ऑब्जेक्टिव नॉलेज को हाशिए पर धकेला जाता रहा। भारत में उच्च शिक्षा को सही रास्ते पर लाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की राह पकड़नी होगी, जिससे भारत में भी सार्वभौमिक कहा जा सकने वाला ज्ञान विकसित किया जा सके। प्रोफेसर डेविस समझाते हैं कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उससे बढ़कर नॉलेज को इंक्लूसिव किए जाने की जरूरत है। इंक्लूसिव एजुकेशन की ही नहीं, इंक्लूसिव नॉलेज की भी जरूरत है। इसलिए विश्वविद्यालय में शामिल किए जाने वाली ज्ञान परंपराओं में विविधताएं होनी चाहिए, एक रास्ता नहीं। शिक्षा में अलग अलग समुदाय के लोगों को शामिल करना एक बात है, और शिक्षा में अलग अलग समुदायों की ज्ञान परंपराओं को शामिल करना बिल्कुल ही अलग बात है। एक में इंक्लूसिव एजुकेशन की धारणा है तो दूसरे में इंक्लूसिव नॉलेज की। अब बात करते हैं तीसरी बाधा की। औपनिवेशिक ताकतों ने भारतीय मानस को अपनी ही ज्ञान परंपराओं को भूलने का आदी बना दिया। भारतीय शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा को डीकोलोनाइज्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? भारतीय शिक्षा पर उपनिवेशवाद के असर को कम करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? हम जानते हैं कि औपनिवेशिक शासकों ने भारतीयों के सैकड़ों घुमंतू और डी नोटिफाइड समुदायों को अपराधियों की श्रेणी में मान लिया था। इसको डीकोलोनाइज्ड करने के लिए उन तमाम समुदायों के टैलेंट का अध्ययन करने से भारतीय ज्ञान डीकोलोनाइज्ड होगा। कॉलोनियल भाषा का तिरस्कार करने भर से कॉलोनियल नॉलेज डीकोलोनाइज्ड नहीं हो सकता। कौन सी भाषा पढ़ाई जा रही है यह एक बात है, लेकिन उन भाषाओं के माध्यम से क्या पढ़ाया जा रहा है यह दूसरी बात है। एक तथ्य तो यह हो सकता है कि भारतीय भाषाओं में भी उपनिवेशवाद के तत्व हों, जैसे कि अगर भारतीय भाषाओं में लिखी गई सामग्री में घुमंतू और डी नोटिफाइड समुदायों के टैलेंट के बारे में हमें कुछ भी पता न चलता हो, तो क्या भारतीय भाषा में पढ़ा देने मात्र से ही मान लिया जाए कि हमने शिक्षा का डीकोलोनाइजेशन कर लिया है? ऐसे में भाषा भले ही भारतीय होगी, लेकिन उसके द्वारा जो कुछ पढ़ाया जा रहा होगा वह कॉलोनाइज्ड हो सकता है। दूसरे हो सकता है कि हमने शिक्षा का डीकोलोनाइजेशन कर लिया हो और उसमें से कॉलोनाइजेशन के तत्वों को सफलतापूर्वक निकाल बाहर किया हो। लेकिन यह संभव है कि उन भाषाओं के जरिए जाति, वर्ग, पितृसत्ता, सांप्रदायिकता जैसे विभाजनकारी विचार परंपराओं को महत्व मिल रहा हो। औपनिवेशिक दौर में उन समुदायों पर दोहरा असर पड़ा जिनकी ज्ञान परंपराओं को पहले से ही नकार दिया गया था। एक तो वर्णाश्रम व्यवस्था ने आदिवासियों और वर्ण व्यवस्था के बाहर के समुदायों के बारे में यह समझ बनाई कि वे ज्ञान पैदा नहीं कर सकते, और दूसरे औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय लोगों के बारे में यह मत बनाया कि भारतीय किसी भी प्रकार के तार्किक ज्ञान को उपजाने में अयोग्य हैं। इस प्रकार एक ओर जहां वर्ण व्यवस्था के अंदर के भारतीयों को सोच के स्तर की एक बाधा को पार करना था, वही आदिवासियों और दलितों को सोच की दो-दो बाधाओं को पार करना था। वर्तमान समय में भी शिक्षा नीति के जरिए औपनिवेशिक बाधा को कमजोर करने पर तो बात हो रही है, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा खड़ी की गई बाधाओं को मिटाने की बात नहीं हो रही है। इस तरह भारतीय ज्ञान परंपराओं के रास्ते में जो बाधा बहुत पहले से थी, वह बाधा आज भी बनी हुई है। उस बाधा को हटाए बिना भारतीय ज्ञान परंपराओं की दिशा में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव काम कर पाना असंभव है। इसलिए इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर बात करते हुए यह जरूरी है कि गणेश देवी ने जिन 3 बाधाओं को रेखांकित किया है, जिन 3 सेटबैक्स को रेखांकित किया है, उन पर ध्यान दिया जाए। मैं यहाँ पर उन बाधाओं को एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ। पहली बाधा है भारतीय ज्ञान के नाम पर केवल या मुख्यतः वर्णाश्रम व्यवस्था से जुड़े हुए ज्ञान को केंद्रीय मानना। भारतीय ज्ञान की दूसरी बाधा है व्यक्तिनिष्ठता, और भारतीय ज्ञान की तीसरी बाधा है उस पर उपनिवेशवाद का प्रभाव। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।